गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको जेई 2021 मैथमेटिक्स पेपर 1 का जो सॉल्यूशन है सेक्शन 2 का वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई मैं अब जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के जो अपने पेपर आए हैं जेई एडवांस ने जो पूछे हैं उनके 1 बाय 1 सॉल्यूशन कि भाई बच्चों को पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, बच्चे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, किस बात का बच्चों को ध्यान देना चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जेई 2022 जैसा आने वाला है भाई 28 अगस्त को आपका आने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रिपरेशन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है कि भाई हम इन जो पिछले साल हमसे क्वेश्चन दिए गए हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो 2022 में या उसके आगे आने वाले किसी भी ईयर में अपने जेई एडवांस देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं आज आप लोगों से जेई 2021 एडवांस का पेपर है पेपर 1 सेक्शन 2 के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। अब सेक्शन 2 बच्चों एक नई कैटेगरी जेई वालों ने पिछले साल इंट्रोड्यूस की थी। इस कैटेगरी में उन्होंने क्या किया था कि भाई हमें ये क्वेश्चन स्टेम दिया था। क्वेश्चन स्टेम एक ही क्वेश्चन में दो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया और उसके ऊपर ये दो छोटे छोटे से हमारे पास इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसकी जो मार्किंग स्कीम थी वो +2 और 0, मतलब सही करोगे 2 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे 0। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन देखा जाए तो 4 नंबर का हो गया है। तो 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन का मार्क्स कम है तो क्वेश्चन आसान होने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। और वास्तव में क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली आसान भी आए थे इस तरह की कैटेगरी में। तो स्टार्ट करते हैं विद 3 नंबर्स आर चूजन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस सेट। मतलब 1 से लेके 100 तक में हमने 3 नंबर चूज़ किए हैं विद रिप्लेसमेंट। मतलब पहले एक निकाला, फिर उसे रिप्लेस कर दिया, फिर वापस दूसरा निकाला। द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर, P1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटलीस्ट 81। मतलब जो तीनों नंबर में मैक्सिमम है वो एटलीस्ट कम से कम 81 होना चाहिए मैक्सिमम। तो देखो इसे रिवर्स से चुन सकते हैं। जब भी ये एटलीस्ट वर्ड आए ना तो हम इसे रिवर्स से चुन सकते हैं। मान लो तीनों ही नंबर 81 से छोटे हैं, तीनों ही नंबर 81 से छोटे हैं। जैसे पहला नंबर 81 से छोटा है, मतलब 81 से लेके 80 तक कुछ हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 80/100। यही काम दूसरे के लिए, यही काम तीसरे के लिए। तो तीनों नंबर 80 या 80 से छोटे हैं उस बात की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब हमने तीनों नंबर चूज़ करे हैं, उसमें 81 या उससे ऊपर का नंबर है ही नहीं। ठीक, इसका मतलब मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम 1 से लेके 80 के बीच में ही कुछ होगा भाई। जब हमने ऊपर वाला नंबर चूज़ करा ही नहीं है तो मैक्सिमम जो हमारे आने वाला है वो मैक्सिमम 1 से लेके 80 के बीच में ही कुछ आएगा, यस और नो। और हमें चाहिए एटलीस्ट 81, मतलब इसका उल्टा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस ये माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था एकदम। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1 माइनस ये हो जाएगा 4/5, 4 का क्यूब 64 अपॉन 125। तो दैट विल बी 61 अपॉन 125। ये हमारे पास इसका आंसर है, P1 की वैल्यू है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि 625 अपॉन 4 इंटू P1, मतलब 61 अपॉन 61 अपॉन 125, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इससे जाएगा 5 बचेगा और ये इससे जाएगा 1.25 बचेगा। 61 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास इसकी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो एक्सप्रेशन की वैल्यू 76.25 आ रही है। लड्डू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में P2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम ऑफ चूजन नंबर इज एटमोस्ट 40। मतलब जो मिनिमम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 है। मिनिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 है। अब मान लो हमने सारे ही नंबर 40 से बड़े सिलेक्ट किए, सारे ही नंबर मतलब 41, 42, 43 या 100 तक हमने कोई सिलेक्ट किए, तो सारे ही नंबर 40 से बड़े सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 60/100 इसका क्यूब। और हमें चाहिए क्या, 1 माइनस। सो दिस इज़ व्हाट P2 कि 1 माइनस 60 अपॉन 100। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
1 माइनस 27 अपॉन 125, और 27 अपॉन 125 कितना हो गया 98 अपॉन 125, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी 98 अपॉन 125। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन देखो फटाफट चुटकियों में हो गए अपने पास। मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन स्टैम्प हमें दिया था, तो दूसरा क्वेश्चन स्टैम्प मैट्रिसेस का था। जनरली मैट्रिसेस के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, मतलब देख के थोड़ा सा मतलब हालत टाइट होने लगती है कि यार ये क्या पूछ रहे हैं। जनरली पिछले सालों में जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन था। मतलब जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी आसान सा ही ये क्वेश्चन है अपने पास। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा बी द रियल नंबर सच दैट लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कि भाई लीनियर इक्वेशन ये जो है ये कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट होने के लिए या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अगर मैं इसका डेल्टा बना के देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डेल्टा हमारे पास इस सिस्टम का कितना आ रहा है 0। डेल्टा 0 आ रहा है मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। भाई कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा बीटा गामा -1 इनमें हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, कि इनमें हमारे पास क्या रिलेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़े सा देखूँ कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, भाई ये हो जाएगा 1 + 7 8 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 + 8 10, ये हो जाएगा 5 × 2 10, ये हो जाएगा 3 + 9 12 और ये हो जाएगा 12। इसका मतलब इन दोनों का सम में से ये माइनस कर दें 2 टाइम्स तो 0 आ रहा है अपने पास। तो हमारे पास अल्फा बीटा में रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस गामा -1 इज इक्वल टू 2 बीटा, या अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया कि अल्फा बीटा गामा में हमारे पास ये रिलेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट m पूछा है क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट m क्या है, और d पूछा है। d कुछ हमें ये डिस्टेंस दे रखी है, तो दो चीज़ हमें पूछी है। तो डिटर्मिनेंट m हम निकाल सकते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट m की वैल्यू अगर इसको सीधे ही एक्सपेंड कर लें तो अल्फा, सीधे हम इसको एक्सपेंड कर लें अल्फा, और यहाँ क्या होगा -2 बीटा, और यहाँ क्या होगा प्लस गामा। ठीक, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट m आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ m इज नथिंग बट 1, कि भाई डिटर्मिनेंट m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट m अपने पास 1 आ गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, d P be the plane containing all those point alpha beta gamma for which the above system is consistent। मतलब ऐसा प्लेन जो अल्फा बीटा गामा, मतलब ये जो प्लेन हो गया वो अपने पास क्या हो गया x - 2y + z -1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास वो प्लेन हो गया। अब इस प्लेन की हमें डिस्टेंस 0 1 0 से डिस्टेंस बतानी है। भाई किससे डिस्टेंस बतानी है, 0 1 0 से हमारे पास इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो 0 1 0 से डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि भाई 0 1 0 से अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस d बराबर ax1 + by1 + c z1 + d अपॉन √a² + b² + c²। तो ये हमारे पास क्या आएगी बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी d be the square of the distance from 0 1 0 from this plane। तो 0 1 0 की भाई लगा दो अपने पास फॉर्मूला कि -2 -1 अपॉन √a² + b² + c², ये कितना हो गया 1 + 4 + 1। तो ये इसका मॉड, मतलब ये हो गया हमारे पास कितना 3 अपॉन √6। तो हमें d इसका स्क्वायर है, भाई डिस्टेंस तो ये है, d इसका क्या है स्क्वायर, d इसका स्क्वायर है, d है हमारे पास इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9/6, 9/6 इज 1.5, कि इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1.5 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन स्टेम में जैसे 4 क्वेश्चन अपने जा चुके हैं, तो ये जो आने वाले 2 क्वेश्चन हैं ये इन्होंने अच्छे पूछे हैं थोड़े, इसमें मतलब मज़ा आएगा करने में।
अब यहाँ पे भाई एक तो शायद लैम्डा स्क्वायर पूछा था एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास था कि लैम्डा स्क्वायर बताओ, और क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे ख्याल से था हमारे पास डी बताओ कि डी कितना होगा। दो चीज़ इन्होंने यहाँ पे अपनी पूछी गई है, ठीक है। अब देखो इसमें हम करते हैं कंसिडर द लाइन L1 एंड L2, कि भाई हमारे पास दो लाइन है, एक है L1 एक है L2, डिफाइंड बाय x√2 प्लस y माइनस 1 और x√2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा एक फिक्स कांस्टेंट है, c बी द लोकस ऑफ पॉइंट P, जो c है वो लोकस है पॉइंट P का, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L1 एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम L2 इज लैम्डा स्क्वायर। मतलब उस पॉइंट P की L1 और L2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट है वो अपना लैम्डा स्क्वायर के बराबर है। तो मान लो पॉइंट है x, y भाई, तो x, y की इससे क्या होगी डिस्टेंस x√2 प्लस y माइनस 1 अपॉन √a² प्लस b² √3, ठीक। इसी तरह वो क्या होगा x√2 और x√2 माइनस y माइनस 1 अपॉन √3, इसका मॉड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें लैम्डा स्क्वायर दे रखा है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज 2x² माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर, मॉड है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इन्होंने इसके बाद आगे क्या दिया है, द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीट्स c एट 2 पॉइंट्स r एंड s। कि जो लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इस कर्व को कहाँ काटेगी वो देखते हैं हम। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रखेंगे तो y माइनस 1 2x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x² इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस 2x²। अब माइनस 2x² के लिए हमें माइनस वाला ही लेना पड़ेगा कि माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 या x2, x1 की वैल्यू आ गई जैसे √3/2 लैम्डा और x2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस √3/2 लैम्डा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए x1 और x2, ठीक है। हमें डिस्टेंस दे रखी है RS, कि भाई RS हमारे पास क्या है डिस्टेंस। अगर मैं x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान रहा हूँ, तो RS मेरे पास जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 मतलब 2x1 माइनस 2x2, ठीक है। तो मैं 2x1 माइनस 2x2 का होल स्क्वायर लिखूंगा तो 4x1 माइनस x2 का ये हमारे पास क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो गया √5 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 ये है, x2 ये है, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक बात। और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है √270, दिस इज नथिंग बट √270 हमें दे रखा है। तो 270 इज इक्वल टू 5 इंटू, इसका अगर स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3/2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक बात। 4/3 लैम्डा स्क्वायर, तो ये 5 ये 2 आ जाएगा, 5 इंटू 10 10 कट जाएगा, 3 ये कितना हो जाएगा 9, तो लैम्डा स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया, कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा स्क्वायर विल बी 9, कि भाई लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। अब लैम्डा स्क्वायर अपने पास 9 हो गया बच्चों। हाँ, लैम्डा स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या दिया है। लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RS, कि भाई इस RS का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो C को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट R' और S' में मीट करता है। अब देखो
x1 x2 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0। भाई x1 x2 का मिड पॉइंट कितना होगा भाई, 0 होगा इसका, x1 प्लस x2 बाई 2 0, और 0 को अगर इसमें रखेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 1। इसका मतलब इनका जो परपेंड RS जैसे ये है, ये R है, ये S है, ठीक है। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, अगर मैं ये मिड पॉइंट की बात करूं तो इस मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो कितना होगा 0, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर्व को R डैश और S डैश पे काट रहा है बेटा जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसका स्लोप कितना है 2, तो इसका स्लोप कितना होगा -1/2। तो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या आ गई, y स्लोप 0,1 है ना, तो -1/2x + 1 कि x 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। अब इसको वापस इस कर्व के साथ सॉल्व किया, वापस ये जो हमें कर्व दे रखा है इस कर्व के साथ वापस सॉल्व करेंगे तो y माइनस की जगह -x/2 लिखेंगे, तो 2x² -x²/4 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे +-3 लैम्डा स्क्वायर लिखते तो माइनस से तो बात बनेगी नहीं, यहाँ पे किससे बात बनेगी, प्लस से। तो +3 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा स्क्वायर कितना है 9। तो ये हमारे पास कितना हो गया 7x² / 4 इज इक्वल टू 9 × 3 27, तो 27 × 4। तो x² कितना आ गया, x² हमारे पास आ गया 27 × 4/7। ये हमारे पास x² की वैल्यू आ गई। अब x² की वैल्यू आ गई, वापस हमें वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालनी है कि वो डिस्टेंस हमारे पास बच्चों कितनी होगी, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर अगर मैं देखूं, भाई मैं इसी बोर्ड पे करूंगा क्योंकि ये सारे डेटा इसी पे ही हैं, है ना। ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डिस्टेंस उसका स्क्वायर है। तो डिस्टेंस है x1 - x2 का होल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर इंटू y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। y1 - y2 कितना होगा -1/2 x1 - x2। तो ये हो जाएगा कितना, +1/4 x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, है ना, 1/4 + 5/4, और x1 और x2 बराबर है लेकिन अलग अलग साइन के हैं। तो अलग अलग साइन के हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 2x1², सॉरी 2x1² नहीं, इंटू 4x1², कि मैं इसे लिख सकता हूँ इंटू 4x1²। भाई 2x1 होगा, हाँ 2x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू 4x1²। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × x1², मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 27 × 4/7, 5 × 27 × 4/7। और अगर हम इसको देखें 10 5 27 54 540/7 कि लैम्डा ये हमारे पास क्या आ रहा है, d डिस्टेंस का स्क्वायर 540/7, और 540/7 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 77.14। तो बच्चों ये इसके दो पार्ट थे, एक तो क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, लैम्डा स्क्वायर का आंसर कितना है अपने पास 9, और डी की वैल्यू कितनी है 77.14। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब मेरा एंड पॉइंट क्या है कि भाई जैसे ये जो कर्व लेते हैं ना, तो कई बार बच्चे प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि यार ये माइनस वाला आ गया, तो वो माइनस वाले से ही इसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब माइनस वाले से ही इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकलेगा नहीं उसमें, तो यहाँ पे फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जबकि यहाँ पे प्लस के साथ तो पहले पार्ट हो रहा है, सॉरी माइनस के साथ तो पहला पार्ट हो रहा है, और प्लस वाले के साथ दूसरा पार्ट हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में मुझे अच्छी बात लगी कि यार ये एक थोड़ी सी नई और अच्छी बात है जो जेई वालों ने हमें सिखाई है। तो बच्चों ये हमारे पास सेक्शन 2 था। सेक्शन 2 में ये 6 क्वेश्चन आए थे, और ये रिलेटिवली एक आसान सा सेक्शन में से बोल सकता हूँ। तो अपने इस वीडियो में मैं इसी सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपसे अपने और आगे वाला जो सेक्शन है उनके बारे में अपना डिस्कशन
करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे डिस्कशन करने का तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा होगा और जो मेरे जो पॉइंट्स हैं, इनपुट्स हैं क्वेश्चन को बताने के लिए, वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए इस सॉल्यूशन को। धन्यवाद।